हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दो एटम दिया गया है, और तो जैसा कि हमको पता है कि एटम के अंदर हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्लस चार्ज लगा है हमारा न्यूट्रॉन होता है, वहीं पर हमारा जो एक सर्कल के समान है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा है हमारा न्यूट्रॉन होता है। वहीं पर इन सभी को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमारे ऑर्बिट्स इस प्रकार से घिरे हुए होते हैं और इन्हीं ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इन्हीं ऑर्बिट को हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी कहते हैं, हैप्पी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये और ये दोनों आपस में सेम है। देखिए यहाँ पर भी मतलब इसके केंद्र में हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है जो हमारा प्लस चार्ज होता है। उसके बाद हमारे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस प्रकार से हमारा ऑर्बिट ये भी होता है। तो इसी ऑर्बिट को बोहर ने हमारा इस फर्स्ट ऑर्बिट को हमारा उन्होंने के नाम दिया है, वहीं पर इसके सेकंड ऑर्बिट को एल नाम दिया गया है, वही इसके थर्ड ऑर्बिट को एम नाम दिया गया है और फोर्थ ऑर्बिट को एन नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल में किस प्रकार से इन्होंने अपना थ्योरी दिया है। किस प्रकार नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, इसे समझाने के लिए बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर रेडिएशन के क्वांटम थ्योरी को लागू कर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक में, तो हमारा जो यहाँ पर इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस नाभिक के अंदर नहीं गिरते हैं। इसी को समझाने के लिए बोहर ने अपना हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया है। बोहर ने मतलब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर रेडिएशन का अपना क्वांटम थ्योरी लागू करके अपना एक हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं कि इनका हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल किस प्रकार से होता है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन सदैव बंद वृत्ताकार ऑर्बिट में घूमता रहता है और जब तक वह उस ऑर्बिट में घूमता रहता है उसकी एनर्जी ना तो अवशोषित होती है ना उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहता है तो उसकी जो एनर्जी, इस ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन जो से ऊर्जा जो संलग्न रहती है वो ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है ना ही उत्सर्जित होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्रत्येक ऑर्बिट से एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, इसलिए इस ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन से एटम के एनर्जी लेवल कहते हैं। तो प्रत्येक ऑर्बिट से हमारा एक निश्चित मात्रा में एनर्जी संलग्न रहती है, इसलिए इन ऑर्बिट्स को ही हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल या एटम का एनर्जी लेवल भी कहते हैं। थर्ड है हमारा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं जिनमें उनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में रह सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तभी रह सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंट का मान इस प्रकार से कुछ होता है। तो हमारा एम वी आर इक्वल हो जाता है NH/2π, जहाँ पर हमारा n इक्वल हो जाता है 1 2 3 4, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। और m इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वहीं पर v मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि वेलोसिटी, और r इक्वल होता है मतलब ऑर्बिट का व्यास यानी कि ऑर्बिट का हमारा डायमीटर, h मतलब होता है हमारा प्लांक स्थिरांक। तो चलिए उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट। बोहर ने नाभिक के सबसे निकट के ऊर्जा स्तर को एक या के एक रूप में निरूपित किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन के पास ये सबसे निकट का जो ऊर्जा स्तर है, जो हमारा फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, उन्होंने बोहर ने यहाँ पर इस फर्स्ट ऊर्जा स्तर को के नाम दिया। वहीं पर उसके बाद का जो ऊर्जा स्तर है इसको हम बोहर ने दो नाम दिया, जिसे के भी एल भी कहा जाता है। उसके बाद के ऊर्जा स्तर को 3 नाम दिया गया जिसे एम भी कहा जाता है, और उसके बाद के ऊर्जा स्तर को 4 नाम दिया जिसे उन्होंने एन नाम भी दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, प्रथम ऊर्जा स्तर है, इसका जो क्वांटम संख्या होती है, इसका क्वांटम संख्या होती है n=1 हो जाता है। वहीं पर इसका द्वितीय ऊर्जा स्तर है तो इसका जो मान होता है, क्वांटम नंबर का मान हमारा हो जाता है n=2 हो जाता है। वहीं पर इसका थर्ड ऊर्जा स्तर का मान n=3 हो जाता है। वहीं इसका फोर्थ ऊर्जा स्तर का मान n=4 हो जाता है। तो इस प्रकार से बोहर ने अपना हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल दिया है, जहाँ पर मतलब यही किया गया है कि मतलब इन ऑर्बिट को नामकरण किया गया है। ये हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट है इनको के एल एम एन आदि नाम इसको दे दिया गया है। उसके बाद है हमारा, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर पर रहता है उनसे संलग्न ऊर्जा वही होती है जो उस ऊर्जा स्तर की है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब कोई भी ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जब तक रहता है तो इनसे जो ऊर्जा संलग्न रहती है वो वहीं पर रहती है,
वो किसी प्रकार से अवशोषित या रिलीज नहीं होती है। चलिए इसके पास बोर की कुछ लिमिटेशन देखते हैं, कुछ कमियां। बोर के हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल में किस प्रकार से कुछ कमियां हैं, इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में यह माना गया था कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित ऑर्बिट में मोमेंटम या पोजीशन दोनों ही ज्ञात होती है, जबकि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यह संभव नहीं है। इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक ऑर्बिट में, किसी भी एक ऑर्बिट में हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए घूम रहा है, तो यहाँ पर बोर ने कहा कि यहाँ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हमें निश्चित दिशा और तथा स्थिति का हम मतलब पता लगा सकते हैं। बोर ने यहाँ पर यह कहा कि कोई भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसकी निश्चित दिशा और उसकी पोजीशन का हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार मतलब हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा दिशा को पता लगाना संभव नहीं है। इस प्रकार से इसका फर्स्ट लिमिटेशंस होता है। तो इसका सेकंड पॉइंट है हमारा, बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियाँ बताने में सफल रहा है, लेकिन हाई रिवॉल्विंग पावर वाली स्पेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण करने में सफल रहा है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बोर का जो मॉडल है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमें विभिन्न रेखाएं प्राप्त होती है, इसकी जो ऊर्जा तथा स्थितियाँ, मतलब जो हमारे विभिन्न रेखाएं प्राप्त हुई हैं, तो इसकी जो ऊर्जा तथा स्थितियाँ तो बताने में सफल रहा है, लेकिन जब हम इस हाइड्रोजन एटम को हाई रिवॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी जो सूक्ष्म संरचना है इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। तो यह होता है हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, बोर का मॉडल जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट का स्पष्टीकरण देने में भी असफल रहा है। तो इसको हम आगे देखेंगे, जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, इस थ्योरी के द्वारा एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में जानकारी नहीं मिलती। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा एटम का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके संबंध में किसी प्रकार से जानकारी नहीं मिलती। तो ये तो गाइस आज से हमारा टॉपिक बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।